दूसरा शब्द लिया टावरी, ये तो लगभग भूल ही गए, खुद गांव वाले भी बहुत से लोग टावरी के बारे में अब नहीं जानते। टावरी उनको कहते थे, जब गर्भवती स्त्री होती थी तो घर के अंदर क्या करते थे कि कलश या अपने मुंडेर पे टंगा देते थे और उसमें पानी भर के रख देते थे, और उसमें क्या करते थे कि ये जो विभिन्न प्रकार के पक्षी जो होते हैं वो उड़ते हुए आते और चौंस डुबोकर उसमें पानी पीते। वे पक्षी जो पानी पीते थे उनका जूठा पानी उस गर्भवती स्त्री को जिसने गर्भ धारण कर रखा है 2 चम्मच 3 चम्मच, एक निश्चित डोज था, उसमें अध्ययन और शोध की आवश्यकता है तो कितना क्या था, लेकिन वो कुछ मात्रा में पानी उसको पिलाया जाता नियमित रूप से। तो जो जानकार लोग थे उनसे मैंने पूछा कि इससे क्या था, तो उन्होंने कहा इससे गर्भवती स्त्री के गर्भ में पल रहे बच्चे को पक्षियों की भाषा, पक्षियों की संवेदना से जुड़ने की एक नेटिव जैसे कहेंगे मूल ताकत जो है वो प्राप्त हो जाती थी। तो ये देखा गया कि वो जो बालक जब बड़ा होता तो कुछ जो गांव के बडेरे या सयाने लोग थे जो इन चीजों के जानकार थे, वो कुछ शिक्षा दीक्षा करके और कुछ उसके वो जेनेटिक्स में एक तरह से वो चीज आ जाती, तो वो ये आपको जब पक्षी कोई चहचहाता, चिड़िया, कौआ या कोई भी मोर कुछ बोलता, तो वो हमारे समाज को बता सकता था कि भाई ये आने वाले समय में हमारे लिए क्या स्थितियां हैं, अच्छी है कि बुरी है, कि ये पक्षी बहुत ही करुण भाषा में बोल रहा है, दर्दनाक भाषा में बोल रहा है, सुकूनदायक भाषा में बोल रहा है, तो ये सब चीजें वो बताते थे। उसे टावरी कहते थे, वो जो पक्षियों की भाषा को समझकर करता था। इसी तरह पागी होते थे, पागी को तो बाकायदा राजस्थान पुलिस विभाग ने मान्यता दे रखी है। लोन समय मैंने पागी जीवराज सिंह जी से तुम्हें मिलाया भी था और हमने कैसे तुमने देखा कि हम 10-15 लोग कैसे चले और तुरंत उसने मेरे तो तुम्हारे अलग अलग पैरों की पहचान करके साबित कर दिया था कि बिना एक बार वो पैर देख लेते तो उसके बाद बहुत बार उन्होंने बड़ी बड़ी चोरियां खोली। आज का मुद्दा क्या है? मैं इसके अंदर एक और चीज है, एक प्रश्न और है सर, आपका ऑफ हो गया है सर, आप जरा ऑन कीजिएगा। हाँ सर, एक अंतिम प्रश्न है इस चीज के लिए कि जैसे मैंने आपसे बताया, चर्चा करी थी कि भी हम लोग बहुत कम पूछते हैं, जिस तरीके से कोरोना महामारी ने प्राण लिए या और भी ऐसी चीजें हुई महामारी के द्वारा या युद्ध हुआ, ये कहा जाता है कि पानी की वजह से सबसे ज्यादा जीवन लिया जाएगा अगर शुद्ध और स्पष्ट और पानी साफ पानी ना मिले। तो मेरा ये अंतिम प्रश्न इस चर्चा का है कि इस जल समस्या का निराकरण के लिए राज और समाज की क्या भूमिका होनी चाहिए, उस पर आप देखिए, राज और समाज को सबसे पहले अपने विवेक को संपन्न बनाना होगा। मैंने अभी बार बार आपके इन मुद्दों में कहा, कई प्रश्नों के उत्तर में इसका एक तरह से प्रकारांतर से उत्तर दिया कि सबसे पहले हमें अपनी पारंपरिक प्रज्ञा से जुड़ते हुए अपने विवेक को विकसित करना होगा, जल के प्रति हमारी दृष्टि है उसमें सुधार लाना होगा, फिर हमारे सोच और पानी को जो उपयोग करने के तरीके हैं, जो हमारी अपनी जीवन शैली है उसमें सुधार लाना होगा, उसकी कुछ संरचना इस तरह से करनी होगी जैसे इस शहर में पुराने पारंपरिक घरों में आपको एक पानी का अंगोलिया मिलेगा, मैंने तुम्हें दिखाया था फोटो में, शिवलिंगी की तरह बना होता है, हमारे प्राचीन घरों में पत्थर का बना होता है। तो अंगोलिया में बैठकर एक आदमी नहाता था, 1 बाल्टी से 2 बाल्टी से समझ लो, उसी में उसके कपड़े धुल जाते थे, वो बचे हुए पानी से क्यारी या वो जाता था, यानी पानी की एक बूंद भी वेस्ट नहीं होती थी। आज आप एक फ्लश का बटन दबाते हैं घर में और 10 लीटर पानी वेस्ट हो जाता है। तो आपको अपनी जीवन शैली पर विचार करना होगा कि न्यूनतम पानी के माध्यम से अधिकतम उपयोग उसका करते हुए, उसके फॉर्म जब बदलता है पानी का तो उसके भी तरीकों को हम देखते हुए कैसे उसका और उपयोग कर सकते हैं, कैसे उसे बचा जा सकता है। अंगोलिया क्या था परंपरा में हमारी, अंगोलिया की वजह से हमारे शहर में पानी की कभी क्राइसिस नहीं हुई, उसने कितनी बड़ी भूमिका निभाई। अब वो अंगोलिया आज की भाषा में ये सब भी किसी को नहीं मालूम होगा कि पत्थर का बना होता था, शिवलिंगी की तरह होता था, एक तरफ मुंह होता था और वो लगभग हर घर में पाया जाता था। बगीचियां, तोरण, सारण और आगोर, इनको हमने सहेज कर रखा था, ये हमारे फेफड़े थे उस शहर की संस्कृति के, इन फेफड़ों को हमने जाम कर दिया। तो राज और समाज को सक्रिय होना, सजग होना होगा, सक्रिय होना होगा, संवेदनशील होना होगा और अपनी दृष्टि में जो आए विकार का परिहार करते हुए वापस उसे मुख्य धारा में अपनी पारंपरिक शैली में जो अच्छाइयां थी उनको अंगीकार करना होगा, और जो पारंपरिक शैली की खामियां हैं, मान लीजिए हमें नजर आती है आज के जीवन से जिनका तालमेल नहीं है, तो आत्मावलोकन, आत्मान्वेषण करते हुए देश काल वातावरण के अनुसार उनका निर्णय करना होगा ताकि वे हमारे लिए उपयोगी बने और हम उनका लाभ लेते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। जरूर सर, बहुत अच्छा। अभी हमारे साथ दीप्ति राणा जुड़ी हैं दिल्ली से। मैं हमारी चर्चा को विराम देना चाहता हूं और बहुत से जिज्ञासु लिसनर्स हैं जिन्होंने अपने काफी प्रश्न पूछने हैं,
तो अगर सभी लोग आमंत्रित हैं, हमारे पास अगले 10 मिनट प्रश्न के लिए ही हैं। अगर कोई सज्जन अपने प्रश्न आपसे पूछना चाहे तो वो आमंत्रित है। आप स्वागत है। चैट के ऊपर अपना प्रश्न कर लीजिए और फिर आपका माइक अनम्यूट हो जाएगा, आप उससे पूछ सकते हैं। कोई भी शख्स, डॉक्टर रितेश व्यास, राजेंद्र जी, मीना जी अगर हैं तो। नमस्कार प्रेसिडेंट जोशी जी। नमस्कार उमेश जी। हाँ, अरे उमेश जी नमस्कार। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा, आपका उद्बोधन बहुत सुंदर था। मैं सर एक चीज आपसे जानना चाह रहा था कि अभी का जो समाज है हमारा, जिसमें हम जल की उपयोगिता के बारे में बातें करते हैं। जल की उपयोगिता तो समाज में सबको अच्छे से पता है कि कितना उपयोगी है, जीवन के लिए कितना जरूरी है, हमारे समाज के लिए, हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए। लेकिन फिर भी हम ऐसे हमारे साथ परिस्थितियां हैं या ऐसा क्या हमारे साथ ऐसी समस्याएं हैं, मतलब इतना सब कुछ जानते हुए भी हम उसका उपयोग उस तरह से नहीं कर पा रहे हैं जिस तरीके से होना चाहिए, जिस तरीके से हमारा जल का संरक्षण होना चाहिए। उसके लिए ऐसा क्या कारण है कि हम अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं इतना कुछ देखने के बाद भी? थोड़ा इसके बारे में बताइए। उमेश जी, अभी महाभारत टीवी पे चल रहा था, हालांकि मैंने टीवी पे नहीं देखा, मैंने उसको मूल में थोड़ा पढ़ा है। तो उसमें एक प्रसंग है कि दुर्योधन बड़ा प्रतापी शासक है और बहुत वीर भी है, उत्कट वीर है, विद्वान है, सब कुछ है। तो एक जगह कृष्ण से उसका संवाद होता है, कृष्ण से समझाते हैं तो वो कहता है कि केशव, क्या आप समझते हैं कि मैं ये सब चीजें नहीं समझता जो आप मुझे समझा रहे हैं? मैं भली प्रकार से जानता हूं, पर क्या है कि मेरी प्रवृत्ति ऐसी हो गई है। अब ये जो प्रवृत्ति ऐसी हो गई है वो मुझे मालूम है मुझे पतन की ओर ले जाएगी, लेकिन अब मुझसे अपनी गलत हो चुकी प्रवृत्ति को सुधारने का प्रयत्न मुझसे संभव नहीं हो रहा है। लेकिन आप ये मत सोचिए कि मुझे मालूम नहीं। ठीक यही बात हमारे समाज पे लागू होती है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। समाज के हर आदमी को मालूम है पानी की उपयोगिता क्या है, और 2 दिन अगर घर में नल है तो कैसे हाहाकार मच जाती है। लेकिन उसमें 2 दिन की हार वो तात्कालिक है, वो लंबी सोच नहीं है, दीर्घकालिक नहीं है कि ये 2 दिन की हाहाकार कहीं मतलब हमारे पूरे जीवन में हाहाकार न मचा दे, हमारे पूरे अस्तित्व में हाहाकार न मचा दे। उसके लिए मैं आपसे सन्नद्ध हो जाऊं और मैं कुछ करूं। तो ये व्यवहार मैंने बार बार अभी कहा, सोच और व्यवहार बार बार बोल रहा था, मैंने कई बार रिपीट किया, सोच और व्यवहार और दृष्टि। तो जब दृष्टि ठीक नहीं होती है तो सोच नहीं ठीक बनता, और सोच ठीक नहीं है तो व्यवहार नहीं बनता। सोच बना लिया और व्यवहार में फर्क है तो कथनी और करनी में फर्क हो गया, तो समाज को ये परिताप झेलना पड़ता है। जब तक आप सब कथनी और करनी में एक नहीं होंगे, हम एक नहीं होंगे और केवल बातें करेंगे, एकेडमिक्स में बहुत लंबी चौड़ी बातें करते हैं, है ना, बड़े बड़े अभियान चलाते हैं, उन अभियानों से कुछ होना चाहिए नहीं है। आप देख लीजिए कितने अभियान चल गए जल के लिए। ये आप इतिहास पढ़ लीजिए, रितेश जी वगैरह हमारे साथ जुड़े, इनको पूछिए। मैं तो आपके इस विषय से खैर बाहर का व्यक्ति हूं, कोई ज्यादा मेरा अनुभव नहीं है इस मामले में, पर ये लोग ज्यादा विद्वान और ज्यादा काम करते हैं। बताइए क्या फर्क पड़ा? हम उल्टी सीधी बातें और उल्टे सीधे चीज, जो मूल तथ्य है कि हमारी संवेदनशीलता के विकास के लिए समाज ने क्या किया, इस घटक को घटक समझा, अस्तित्व का घटक नहीं समझा, वहां दृष्टि में खोट आया। वो खोट कैसे दूर हो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, और प्रतिदिन दिन की शरीर में इसका क्या उसका असर आ रहा है। जब तक इन मुद्दों पर काम नहीं करेंगे प्रॉब्लम चलती रहेगी, और नहीं तो ये योजनाएं, ये नीतियां। इसलिए मैंने एक बात और कही थी, पुनः रिपीट कर रहा हूं कि तब का समाज यानी पारंपरिक समाज जल नीति या जल आयोग नहीं गठन करता था। कि हुआ तो बता दीजिए, नितिन वगैरह रितेश जी वगैरह बैठे हैं कि किसी राज्य ने जल आयोग बनाया है और जल की वो बनाई है, नीतियां बनाई है और नीति निर्देशक तत्वों में से शामिल करके वो कहा है, कोई नहीं था। क्या बनता था? जल दर्शन था समाज के पास हजारों साल लंबा, कि हमारे पूर्वजों ने इसको कैसे सहीजा, कैसे इसके साथ अपना संवेदनशील रिश्ता रखा। तालाब में चप्पल जूते पहन के नहीं जाते थे, आजकल तो जाना शान समझते हैं। तो संवेदनशीलता खत्म हो गई ना, वो सक्रियता, वो सजगता, वो संवेदनशीलता, वो दृष्टि, वो सोच, वो व्यवहार खत्म हो गया। जब तक ये सब चीजें नहीं सुधरेगी तब तक समस्या मुंह बाहे खड़ी रहेगी और सुरसा की तरह अपना रूप भी बढ़ाती रहेगी। सर महेंद्र पंचालिया जी कह रहे हैं कि हमें आदत पड़ गई है कहीं ये जैसा रहने की। हाँ तो क्या करें, मैंने इसीलिए महाभारत का उदाहरण दिया कि वो दुर्योधन ने कहा कि मेरी भी आदत खराब हो गई, क्या करूं, जानता तो गड़बड़ हूं। एक प्रश्न और है सर, डॉक्टर राजेंद्र कुमार है एमजीएस यूनिवर्सिटी से, वो पूछना चाहते हैं। रितेश जी भी अपनी बात रखेंगे सर अभी, रितेश जी भी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल रखिए, स्वागत है। श्याम नारायण जी भी कुछ कहना चाहते हैं, सबको कहिए। संक्षिप्त में प्रश्न रखिएगा ताकि जल्दी जवाब, ताकि सबका नंबर आ जाए, सब बात कर ले। मुझे चाहता हूँ मैं भी कुछ कहिए।
कहिए कहिए, सबका स्वागत है, सब कहिए। हाँ कौन? मैं बोल रहा हूँ, कौन बोल रहा है? हाँ बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं, मैं सुन रहा हूँ। जी जी नितिन जी, आप सर, नाम नमस्कार। लीजिए ताकि वही माइक ऑन करें। हाँ, वो आप कहिए। अच्छा सर नमस्कार। हेलो। हाँ सुन रहा हूँ मैं आपको। हाँ आवाज आ रही है। नमस्कार। जी 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 सर हाँ, जी। क्या कह रहे हैं? आपका आपका जो ये लेक्चर है वास्तव में हाँ। बहुत अच्छा रहा है। और मैं थोड़ा बहुत काम करता हूँ पानी के ऊपर कभी कभार, तो जी। कुछ चीजें जो है मैंने उस दौरान देखी है, मैंने रिपोर्ट देखा है। जैसे आपने जी। अभी दो बातें कही कि भारत का जो समाज है या राजस्थान का जो समाज है उसमें एक सोच थी, एक ऐसा व्यवहार था पानी के प्रति, एक प्रति प्रज्ञा थी, तो मतलब उनकी एक सोच थी। आज भी लोगों में वो सोच खत्म हो गई, इसलिए वो संकट उत्पन्न हो गया हम लोगों के सामने। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अगर वो सोच, वो व्यवहार, वो चीज उनमें थी आज से 100 साल, 200 साल, 300 साल पहले, तो ये संकट उस समय भी क्यों था? हम 17-18 सेंचुरी का रिकॉर्ड उठा के देखते हैं, ऐसा कोई भी मारवाड़ में या बीकानेर स्टेट में कोई गांव नहीं जिसमें पानी को लेकर के लड़ाई नहीं हुई है। वहां पे पानी का संकट नहीं आया है, चाहे पशुओं के लिए हो, चाहे पानी लोगों के पीने के लिए हो, हर जगह संकट रहा है। अकाल की बात नहीं कर रहा मैं, अकाल के समय तो रहता है था, जनरल वे में भी जो है वहां की दिक्कत होती थी। और एक गांव में एक ही कुआं होता था, और उसी गांव में कई बार तो ये होता था खारा पानी हो गया तो उन लोगों को दूसरे पास के गांव में जाना पड़ता था। और ऐसे रेफरेंस मिलते हैं कि एक ही गांव में 8-9 गांवों के लोग जो है वो पानी पीने के लिए जाते थे। तो मेरा ये जानने का है मतलब कि आज और कल में फिर बदलाव क्या रहा? उस टाइम भी लोगों बहुत फर्क रहा। सोर्सेस थोड़ा सा मैं आपको क्लियर करूं। जी। आपने जो बात की है उसमें थोड़ा सा आप एक गौर करेंगे तथ्यों पर, तो वो जिन संकटों का आप जिक्र कर रहे हैं, पानी की कमी तो मरुभूमि में शुरू से रही है। अनुपम भाई तो कहते थे कि राजस्थान की कुंडली पानी के मामले में मांगलिक है, उन्होंने लिखा भी है ना। लेकिन आप गौर करिए हिस्ट्री में कि ये जो आप जिन्हें संकट कह रहे हैं, सब जातियों को लेकर है कि ये जाति उसको पानी को नहीं देगी, ये समाज उसे नहीं पिएगा, इनके पशु नहीं आएंगे। पानी की कमी को लेकर संकट नहीं है। आप गौर करिए इन चीजों को, कहीं भी मुझे उदाहरण दीजिए ढूंढ कर ऐसा कि पानी जितना उपलब्ध था उतना ही था, तो समाज सहेजना जानता था कि जो है उसको हम आपस में परस्पर बांटकर एक दूसरे के लिए उपयोगी रख सकते हैं। ये बात समाज इस विधि को जान चुका था। और उन दिनों ये हो सकता था कि भाई किसी का ठाकुर का कुआं है तो वो पहले इनको देगा, फिर उनको देगा, पहले इनके पशुओं को देगा। ये लड़ाई झगड़े होते थे, इन मुद्दों पर होते थे, पानी को लेकर नहीं हुए कभी भी। मेरे ध्यान में तो ऐसा नहीं आया। अगर आपके ध्यान में ऐसा आया बताएंगे तो मैं भी समझूंगा कि मुझे कुछ लाभ ही होगा, और मैं नए सिरे से इस बात पर विचार करूंगा और इसका परीक्षण करूंगा। जो अब तक मैंने अध्ययन किया है, मैंने कई बार नितिन से भी कहा है, ये रिकॉर्ड के अधिकारी रहे हैं और इन सब भाषाओं को भी जानते हैं, तो मैंने इनसे कहा ढूंढिए, इन्होंने भी मुझे यही कहा। तो मैंने कहा आपने जो लड़ाइयां बताई है, जो मैंने भी रिकॉर्ड में बैठ के थोड़ा बहुत देखा है, बीकानेर के आर्काइव में 2-3 साल लगातार बैठकर, तो वो सारे जातीय झंझट है, सारे के सारे सामाजिक झंझट है, वो सारे के सारे वो दूसरी तरह की राजनीतियां है, वो पानी की तरह नहीं। इसलिए मैंने एक उदाहरण भी दिया कि हमारे पूरे इतिहास में टॉक, सोहेला और गरसाना नहीं बेटा, वो पानी के लिए लड़ी गई, उसके लिए मरे गए आदमी, उसके लिए हमारे आदमी नहीं मरे गए, उसके लिए लड़ाई नहीं हुई। वो लड़ाइयां हमारी दूसरे तरह की थी। आगे रितेश जी कुछ कह रहे हैं। रितेश जी, डॉक्टर रितेश व्यास, रितेश जी आप प्लीज अपना प्रश्न रखिए संक्षेप में। मैं बहुत बहुत धन्यवाद जो नितिन भाई और आदरणीय जोशी जी को कि इस बड़ी बरकत में मुझे का दिया गया। और जोशी जी तो क्या कहा जाए, उनके में पिछले काफी वर्षों से जल और समाज को लेकर काम कर रहे हैं, और उन्हीं को देखकर मैं शेखावाटी में रहा, तो मेरा शेखावाटी में बेसिकली पेंटिंग पे काम था। फिर मैं जब वहाँ की वाटर बॉडी को देखा तो मैंने उस पर भी काम किया। मैं अपनी जो बात रखने का प्रयास कर रहा हूँ उसमें ये बताऊं कि सर, जैसा आपने कहा कि समाज में एक भाव था कि पानी को सहेजा जाए। कारण सबसे बड़ा ये रहा है कि बारिश कम होती थी तो सबके लिए समस्या ही होती थी कि जब बारिश नहीं होगी तो पानी कहाँ से लाया जाएगा। तो सबसे ज्यादा जो जल स्रोतों का निर्माण हुआ वो डेजर्ट में हुआ। मैं आपको उदाहरण दूं एक छोटा सा। अभी कुछ साल पहले प्रोफेसर बधानी साहब के साथ में भजियाना की तरफ गया, कोकण के पास से गाँव में भजियाना। वहाँ डेजर्ट के अंदर चारों तरफ मिट्टी गिरी थी और बीच में करीब इतना बड़ा तालाब था कि इसकी एक परिधि करीब से 4 से 5 किलोमीटर तक गिनती थी। हमने आसपास के गांव वालों से पता किया तो उन्होंने कहा कि सर इस पानी को
उपयोग सिर्फ पीने के लिए किया जाता है, यहाँ पर आम लोगों के आने की पाबंदी है। तो हमने उस ढोरों के पीछे जाकर देखा, वैसा आप अंदाजा लगाएंगे उस रोड के पीछे लोगों को करीब 10 ऐसी बावड़ियां आई, तो उस वाटर बॉडी से रिचार्ज हो रही थी, जो तालाब था उससे रिचार्ज हुई थी। 3 ऐसी वाटर बॉडी, 3 ऐसी कुइयां जिनको उस समय वहां पर बाव आ जाता है, बावड़ियां थी, उन पर इलेक्ट्रिक मोटर लगाई गई थी और लोग पानी निकाल कर टैरों से ले जा रहे थे। जो तालाब जब बना था, उस तालाब के बाद पानी का रिसाव होना, रिसाव बावड़ियां बनना, बावड़ियों पर 12 महीने पानी देना और उस पानी से समाज को लाभ होना, ये इस बात को इंगित करता है कि जिस समाज ने सामाजिक संरचना के निर्माण में जहां अपनी भूमिका निभाई, उसी तरह से जल को सहेज कर आम लोगों के जीवन को भी सुलभ बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो इस बात से मैं एकदम एग्री हूँ, इस बात से पूरी तरह से वाकिफ आपसे सहमत हूँ कि पिछले 300, 400, 500 सालों के अंदर जब पानी को लेकर कोई क्राइसिस नहीं था, उस समय इन लोगों ने पानी के निर्माण और पानी के सहेजने का काम कर दिया था। हम आज कर रहे हैं, आज हम सर कह रहे हैं कि पानी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पानी के बिना हम लोग मर जाएंगे और तीसरा विश्व युद्ध पानी के लिए होगा, ये तो हम आज कह रहे हैं। आज से 400-500 साल पहले तो पानी की इतनी जरूरत भी नहीं थी, लेकिन उनको इस बात का आभास था कि आने वाले 400-500 साल के बाद पानी क्राइसिस हो जाएगी, तो क्यों ना इसको सहेजा जाए। एक चीज और इसके साथ जोड़ना चाहूंगा, कि हमें जो पानी के स्रोते मिलते हैं, जैसा मैंने जितना अध्ययन किया उसमें, ये बहुत से ऐसे वाटर बॉडीज हैं जो हमें ट्रेड रूट पे मिलते हैं सर, हमारे लिए तो उपयोगी है। इसके अलावा बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बहुत सी चीजें तो बनाई उन्होंने थी, बंजारा ने खासकर बहुत तालाबों का निर्माण किया भारतीय इतिहास में, कि मैं बंजारा जातियों ने बहुत निर्माण किया है। पोखड़ से आगे गांव था थाट गांव, जब हम लोग तो मोनोतेंसी की जो मारवाड़ का परगना की विगत है, उसके अंदर उस थाट गांव का है, और उसमें कहा गया कि इस थाट गांव के अंदर आपको एक साथ 10 बावड़ी लेगी। मैं सर और मेरे साथ लोकेशन थे, हम लोग वहां गए और आपको आश्चर्य होगा कि सर हम लोग को 10 में से 8 बावड़ियां जीवित अवस्था में मिली। जीवित अवस्था में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पानी था। तो उस रूप में पानी का होना, लोगों को पहचान कर लेना कि यहाँ पर पानी की अवेलेबिलिटी है, वहां पर बावड़ी का निर्माण कर देना, बाव बना देना, और वो बावड़ी आज भी लंबे अरसे तक हमारे लिए उपलब्ध होना। हमने जैसलमेर गांव देखा, वहां पर भी हम लोग को बावड़ी मिलती है। अभी 4 महीने पहले जनवरी फरवरी के महीने में मैं गया अपने बलौद के पास एक गांव है जज्जू का, तो जज्जू गांव के अंदर सर 12 मोहल्ले हैं, 12 मोहल्लों में 12 छतरियां, 12 मंदिर और 12 पाली वालों का गांव। कोकण से जैसलमेर से इसका कनेक्शन। मैं पाली वालों को इसके लिए सल्यूट करता हूँ, पाली वालों की व्यवस्था को इसे बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मारवाड़ में उन्होंने पानी के संरक्षण के लिए पानी के जबरदस्त व्यवस्था थी, सहेजने के लिए। हाँ पूछिए जो भी है। 2 क्वेश्चन और है सर, सुमित शर्मा और प्रियदर्शनी ओझा का स्वागत है। प्रियदर्शी जी कुछ बोलिए। कहना चाहता हूँ प्रियदर्शी भी सर, ये 2-3 क्वेश्चन हैं प्रियदर्शनी जी का और सुमित शर्मा जी का, मैं आप लिख लीजिएगा, दोनों तीनों का आप आंसर साथ कर लीजिए। सर सुमित शर्मा पूछ रहे हैं कि जल संरक्षण के पुराने तरीकों की बात। हाँ मैं देख रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। देखिए प्रियदर्शी जी कह रहे हैं कि जल का दोहन बढ़ गया है और रिचार्ज नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पहले रिचार्ज होता था, जो रितेश जी ने भी बता दिया कैसे बावड़ियां भरी रहती थी, तालाबों के कारण से भूमि जल भी रिचार्ज हो जाता था, जंगल आबाद थे। अब जंगल को जब से हमने खेत में कन्वर्ट किया है, तब से ये समस्या शुरू हो गई। जंगल जब से खेत बने और खेत जब से हमारे पूंजी के आधार बने, तब से समस्या शुरू हो गई। अब क्या हो रहा है? दूसरा, हमने शोषण और पोषण 2 शब्दों के संबंध को थोड़ा समझना होगा। हमारी प्रवृत्ति में लेना तो बहुत बढ़ गया, देना कुछ हुआ ही नहीं रहा है। तो देना जब नहीं होगा प्रियदर्शनी जी, तो वापस लेना कैसे होगा? बैंक में भी पैसे जमा होते हैं तभी तो हम निकला पाते हैं ना। धरती में पानी, हम धरती से पानी हम शोषित कर रहे हैं, और लेकिन पोषित उसे कुछ कर ही नहीं रहे। वापस रिचार्ज करने का कोई एफर्ट हमारे पास नहीं है, कोई प्लानिंग हमारे पास नहीं है, ना समाज की है, ना राज्य की है, ना किन्हीं और की है। तो ऐसे में वो जल की समस्या से सामना करना ही पड़ेगा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, दोहन बढ़ गया है तो शोषण बढ़ गया है, लेकिन पोषण नहीं बढ़ा है। अगर है भी तो उसका अनुपात बहुत कम है। इसके लिए सर यही जरूरी है कि परंपरागत स्रोत है उनके प्रति लोगों में रुझान पैदा हो। ये मैं बार बार कह रहा हूँ कि हमारी दृष्टि, सोच और व्यवहार, 3 चीजें जो है उन पे हमें अपने फोकस करना होगा। नितिन जी मुझे कुछ कहना है।
यानी 20 हाँ, इलाके जी। का सर किस एक चीज छोटा से सा उदाहरण दूं, एक मिनट मैं थोड़ा सा उदाहरण दूं कि हमारे शहर के बीच में जसोलाई का तालाब था। जसोलाई बिल्कुल। तालाब के पास हम लोगों को सर 5 कुएं मिले हैं, एक गौरी सागर कुआं, हाँ, एक बल्लभ कुआं, एक खांडिया कुआं और एक रघुनाथ सर कुआं। ये इस बात को इंगित करता है कि सिर्फ तालाब का पानी ही काफी नहीं है। इस तालाब के पानी का जब जमीन में जाएगा तो इन कुओं को रिचार्ज करेगा और ये कुएं अलग अलग मोहल्लों के लोगों को पानी देंगे। ये कुएं अपने आप में, जैसा राजेंद्र जी कह रहे हैं कि समाज को क्या संदेश मिलता है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि कुएं और तालाब भी एक ऐसी जगह है जहाँ पर समाज आकर इकट्ठा है। अलग अलग वर्ग की महिलाएं, अलग अलग वर्ग के लोग यहाँ पर आते हैं और हमारे पुराने पुरखे तो कहते गए हैं कि लोग यहाँ पर नहाने और कपड़े धोने आया करते थे। मैंने देखा है शेखावाटी के एक गाँव था रघुनाथगढ़, उसके अंदर बहुत सी महिलाएं गीत गाती भी जाती थी, अलग अलग प्रकार के। आज भी जाती है गाँव में, जहाँ जहाँ आज भी जाती है, बहुत दिख जाएंगे आपको, हमारे बीकानेर के आसपास के गाँव में बहुत है ये। समाज का एक दूसरा क्वेश्चन ये है सुमित शर्मा जी का। सुमित शर्मा जी कह रहे हैं कि हमने जल संरक्षण के पुराने तरीकों की बात की, लेकिन आज की पीढ़ी को जल संरक्षण के क्या तरीके सुझा सकते हैं और ये तरीके क्या हो सकते हैं? सुमित जी, तरीके तो मैंने अभी बार बार कहा कि पहले हमें अपनी दृष्टि बदलनी होगी, फिर सोच, फिर व्यवहार। व्यवहार में मैंने कहा जीवन शैली, दैनंदिन जीवन शैली में जो पानी का विदोहन कर रहे हैं, वो जो दोहन कर रहे हैं, वो किस तरह करें, उसका कैसे उपयोग करें। नहाने की जो विधि थी, मैंने अंगुलियों की तरफ इशारा किया है ना। आप देखिए इस्लाम में वुजू का जो कॉन्सेप्ट है, जो क्या है ये सब पानी के न्यूनतम उपयोग की तरफ इशारा बता रहे हैं। संस्कृति की संरचना में ये जो किया गया था, वो कोई भी संस्कृति थी, हिंदू संस्कृति, मुस्लिम संस्कृति, जैन संस्कृति, क्रिश्चियन संस्कृति या संप्रदाय है, उनमें ये सब चीजें इस तरह से डेवलप की गई कि वहां पानी का उपयोग जो है हम बहुत सोच समझकर, विचार कर और अत्यंत संवेदनशीलता और सजगता से करें। अगर ऐसा हम नहीं करेंगे तो हम शायद उसमें कामयाब नहीं हो पाएंगे। श्याम रंगा जी कुछ कहना चाह रहे हैं, एक मिनट। श्याम रंगा जी बात